हो गया उसी बीच में टीवी करते करते 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में कुछ ऐसा मौका लगा कि हमारा एक दोस्त था जो हमारे साथ असिस्टेंट था टेलीविज़न में, वो जाके जॉइन किया रामू को। और तब तक रामू का अच्छा खासा 1-2 फ़िल्में आ चुकी थी, नाम हो गया था कि ये कोई आया है टाइप। बहुत बड़ा नाम थे उस समय। सत्या रिलीज़ हुई थी। तो वो लड़का आया एक दिन हमसे शूटिंग पे मिलने। मैंने कहा भाई रामू के यहाँ काम कर रहे हो यार, हमें भी काम दिलवा दो कुछ थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही मैंने कहा था, उसने बोला ठीक है भाई ऑडिशन करेंगे। तो ऑडिशन किया, फिर रामू कॉल्ड मी। सरकार वाज द माइलस्टोन, जो आइकॉनिक सीन था अमित जी के साथ। लोग ही कहते हैं कि तुमने तो टक्कर दे दी, या जो भी शब्द यूज करते हैं, खा गए वा गए। जो आपका काम लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, फिर आपको उसी में ही लोग काम देते हैं। नाना थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थप्पड़ थप्पड़ मार देते थे। मैंने तो बल्कि एक थप्पड़ मारा उनको। ओटीटी और फिल्म सेम है, लेकिन ओटीटी 8 घंटे की फिल्म है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्रोग्राम सूत्रधार विद विनीत राय में। आज मैं स्वागत करना चाहता हूं ऐसे एक्टर का जो मेरे फेवरेट हैं और हमेशा स्क्रीन पे धमाका मचाते हैं। चाहे वो सरकार जैसी फिल्म हो या जॉनी गद्दार, सभी रोल्स में इन्होंने जस्टिफाई किया है कि ही इज वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर्स वी हैव। जाकिर हुसैन सर हर परफॉर्मेंस को यादगार बना देते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके सफर के दिलचस्प किस्से और इंडस्ट्री के कुछ अनजाने राज। तो स्वागत करते हैं मेरे बहुत ही फेवरेट जाकिर हुसैन सर का। जाकिर सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे इनविटेशन पे यहाँ आए। आई एम सो थ्रिल्ड। यू आर वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर एंड आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं और कीप इंस्पायरिंग पीपल। मैं थोड़ा सा आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपका नेटिव कहाँ रहा, किस तरीके से आपकी पैदाइश कहाँ हुई। मेरठ एक जगह है जी दिल्ली के पास, और उसमें क्या है कि दिल्ली मतलब मेरठ और बागपत, जी उस सड़क पे जो हमारे कस्बे से निकल के जाती है, 17 या 16 किलोमीटर वो कस्बा है। इट्स कॉल्ड जानी खुर्द। अच्छा वैसे तो हम यहाँ बड़े बड़े शहर को भी गांव ही बोलते हैं। जी एक यहाँ की भाषा का एक कल्चर है। जी लेकिन गांव कहने से ये समझ में आता है कि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। वो कस्बा जो है बीडीओ ऑफिस, तहसील के बाद जो एक गवर्नमेंट का जो डिविजन्स होते हैं जी। तो बीडीओ ऑफिस, वहीं पे पुलिस स्टेशन, वहीं पे पोस्ट ऑफिस, वहीं पे बैंक, वहीं पे डॉक्टर्स का जो भी क्लिनिक वगैरह है, और एक मार्केट जैसा, और बिजली भी है वहाँ पे। तो ऐसा एक कस्बा जैसा। जी मतलब जब मुझे होश आया, मुझे बचपन का याद है, तो हमारे घर पे बिजली थी। जी तो वहाँ पे मेरी पैदाइश है। वहाँ एक स्कूल भी था, है। 5वीं क्लास तक का हम उसमें पढ़े, और फिर वहाँ पे इंटर कॉलेज भी है। अच्छा तो ऐसा सेटअप पूरा एक सिस्टम है जिसके आसपास के गांव वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। जी जो भी आसपास के गांव हैं उनका सबका बैंक खाता भी इधर ही सब जी। है। तो वो दैट इज़ द काइंड ऑफ गाँव के बीच में एक हैपनिंग प्लेस। जी तो वहाँ पैदाइश हुई, 5वीं क्लास तक पढ़े, फिर 6ठी क्लास में चले गए, 7वीं 8वीं सब ऐसा करके फिर दिल्ली की तरफ आना हुआ, क्योंकि हमारे जो अब्बा थे वो ठेकेदारी करते थे। मैं आता हूँ सैफ़ी कम्युनिटी से। सैफ़ी कम्युनिटी मतलब लोहार बड़ी कम्युनिटी। अच्छा और मेरे अब्बा दादा परदादा सब कारपेंटर थे
हमारे पिताजी ने भी कारपेंटरी की, फिर बाद में दिल्ली आके वो ठेकेदारी करने लगे। दिल्ली तब काफ़ी काम था क्योंकि दिल्ली डेवलप हो रही थी, जी। आसपास के इलाके बन रहे थे, बहुत सारे कोठियाँ बन रही थी, बहुत काम था जी। तो उस वजह से क्या हुआ कि हम फिर सारे भाई, फिर एक एक करके बहन, सब फैमिली ऐसे वन बाय वन माइग्रेट हो गई। तो मैंने दिल्ली में 9th में आके एडमिशन लिया। तो बस वहाँ से दिल्ली में आना शुरू हुआ तो वो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ कल्चर, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ सोसाइटी, सोशल, जी। वो चेंज हुआ। स्कूल में आए तो चेंज ऑफ सिलेबस हो गया, जी। वो हिंदी मीडियम बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ हर चीज़ इंग्लिश में। जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात ले तो मेरठ में तो आ प्लस बा प्लस सा था, तो जी। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हो गया। जी। तो वो लॉट ऑफ डिफरेंसेस। जी। पढ़ाई को लेके थोड़ा ये रहा कि बचपन से ही हम कमज़ोर थे, मैं था मतलब, और फिर ये चेंज ऑफ वो हो गया तो बड़ी दिक्कत हुई 1 साल 1.5 साल। और बचपन से ही पढ़ाई वढ़ाई में मन तो लगता नहीं था, मतलब ऐसा जाने क्या सोचते थे क्या करते थे। अब दिल्ली में आके पहली बार टीवी देखा, अच्छा। क्योंकि कस्बे में तो टीवी था नहीं, रेडियो था, वो भी कोई इतना बड़ा था, डिजिटल तो तब तक आया नहीं था कुछ भी। तो जी। टीवी भी घर पे नहीं था क्योंकि घर में तो टीवी था ही नहीं। जी। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, लेकिन ये था कि अब्बा रहते थे, बड़े सबसे बड़े भाई साहब उनके साथ रहते थे, और जो काम करने वाले वर्कर थे वो थे। जी। फिर धीरे धीरे फैमिली आई तो अभी टीवी कौन देखेगा। जी। तो जब हम लोग आए बच्चे थे तो मालवीय नगर में हमारा घर था, है मतलब अभी भी। तो वहाँ मार्केट थी, मार्केट में टेलीविज़न की दुकान थी, अच्छा। तो वहाँ खड़े होकर देखते रहते थे। जी। फिर ऐसा होने लगा कि भाई क्योंकि मैं घर में भाइयों में सबसे छोटा था, तो थोड़ा 14-15 साल के आप हुए तो दूध ले आ, बिस्किट ले आ, ब्रेड ले आ, वो सब भगाते जी। रहते जी। हैं। जी। तो वहाँ टीवी पे कुछ चल रहा था, हम खड़े हुए थे देखने, जी। और वहाँ मेहमान भी चले गए चाय वाय बिना पिए, और उससे हो गया आधा पौना घंटे में। राइट राइट राइट। तो दैट वाज दी हैपनिंग। और ये है कि अब दूरदर्शन पे वो आने लगा, क्या कहते हैं, दूरदर्शन पे चित्रहार, और जाइंट रोबोट आता था एक हाँ, शाम को 6 बजे। 6 बजे, और फिर बाद में फिल्में शुरू हो गई सैटरडे संडे। तो हम दौड़ दौड़ के मार्केट में जाके खड़े होकर देख रहे हैं। तब जी। उनको, हमारे जी। पिताजी को लगा कि भाई तो बच्चे जो है बाहर भागते हैं, तो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी ले आया जाए। तो वो ले आए, फिर हम देखते थे उसको बैठ के। हमें यही अट्रैक्शन था, ये हो कैसे रहा है, जी। क्योंकि समझ नहीं आता था। तो दूरदर्शन भी तब 2 या 3 घंटे का आता था, 6 से 8, फिर 8 से जी। 10 हुआ, 10 से आगे बढ़ा, फिर संडे को सुबह प्रोग्राम आने लगे बाद में, ऐसा करके धीरे धीरे। जी। तो दैट वाज द हैपनिंग थिंग। देन व्हेन आई वाज 11th, देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मंडी हाउस। इट वाज ऑलमोस्ट 82 or something. So that was also was an incident. My friend of mine was doing theatre in Mandi House, and I was not aware कि ये मंडी हाउस क्या है, नाटक कहाँ होते हैं, या इसको थिएटर कहते हैं या क्या कहते हैं। बस कोई पता नहीं कैसे कोई अट्रैक्शन रहा होगा कि जो फिल्में हम देखते हैं या जो चित्रहार देख रहे हैं, तो फिर दिमाग में सबसे पहले ये आया था कि ये तो फिल्में तो मुंबई में बनती हैं, अच्छा। वहाँ तो हमारा कोई है नहीं, तो हम वहाँ तो जा नहीं सकते, जी। तो फिर कैसे करें, क्या करें। सो द वाज फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग एक ही स्कूल में थे। वो मेरा क्लासमेट नहीं था, ही वॉज इन कॉमर्स, आई वॉज इन साइंस, पर हम एक जगह ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अच्छा। देन वो एक दिन पेपर लेके आया, उर्दू का अखबार, उसमें उसके प्ले का रिव्यू छपा था। अच्छा। देन ही सेड कि जाकर तू पढ़ देगा। मैं कहाँ पढ़ दूंगा, उर्दू वगैरह तो हम घर में पढ़ते ही थे, तो वो मैंने पढ़ दिया। देन ही सेड कि थिएटर करेगा। मैंने कहा क्या थिएटर, क्या मतलब, कहते नाटक करेगा। हाँ कर लूँगा। देन ही सेड कि आजा फिर मंडी हाउस। तो मंडी हाउस में जाना शुरू हो गया, प्ले करना शुरू कर दिया। जी। सो दैट्स हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्टिंग। टू मंडी हाउस, टू थिएटर वर्ल्ड, जी। टू एक्टिंग कह लीजिए, कैसे भी कह। जी।
फिर वो सिलसिला चल निकला। फिर मंडी हाउस से फिर वो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी मंडी हाउस में क्या होता है। जी। तो एट द टाइम आई थिंक समझ लीजिए, मुझे अगर रफली याद है तो पीयूष मिश्रा उस वक्त फर्स्ट ईयर में रहे होंगे। अच्छा। ऐसा था, मैंने उनका प्ले देखा था व्हेन ही वाज इन थर्ड ईयर, 83-84 में ऐसा कुछ शायद। सो फिर देखा तो उस वक्त मंडी हाउस तो भरा रहता था, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो बॉम्बे आए थे। जी। गांधी फिल्म के बाद ही वो लौट आया था बॉम्बे, पंकज कपूर साहब और जी। ये सब लोग और इतने सारे लोग। बट उसके बाद भी जो टैलेंट था, जो और बाद में आया, मैंडेट क्वीन के बाद आया जी। एक लॉट, और उसके बाद आया, तो फिर वो धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। और फिर मंडी हाउस में हम थिएटर करते रहे। मंडी हाउस के थिएटर से फिर श्रीराम एक्टिंग कोर्स से श्रीराम रेपेट्री, अच्छा। श्रीराम रेपेट्री से एनएसडी स्कूल से एनएसडी रेपेट्री, जी। फिर टेलीविज़न और फिर बॉम्बे। जी। तो दैट इज़ द जर्नी। खास करके एनएसडी में 20 ही लोग सेलेक्ट हुआ करते थे उस ज़माने में, और 93, 94, 95 के जो बैचेस थे उसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज भी यहाँ पे हैं। तो वो जो ईरा था, खास करके वो जो उस दौरान किन किन डायरेक्टर्स के साथ आपने उस समय काम किया? एनएसडी के अंदर हमको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले पढ़ाने के लिए। एक जर्मन के टीचर आए थे, कॉन्ड्रेड नाम था उनका, और फर्स्ट ईयर में ही हमको सेकंड सेमेस्टर में आए थे बैरी जॉन। उन्होंने प्ले भी कराया था हमारे साथ फर्स्ट ईयर में। जी। फिर सेकंड ईयर में प्रसन्ना जी आए, रॉबिन दास के साथ हमने उनके उड़िया, मतलब उड़िया नहीं, वो छाऊ में उड़ीसा उनके गांव जाके छाऊ सीखा। और वो सब 40 दिन जैसे बैच जाता है जी। फोक आर्ट सीखने के लिए। तो उनके साथ बीएम शाह जी के साथ हमने प्ले किया, मोहन महर्षि के साथ किया, बज्जू भाई के साथ किया, रंजीत कपूर के साथ किया। तो इन सब लोगों के साथ, प्रसन्ना जी के साथ किया। जी। प्रसन्ना जी के साथ 2 प्लेस किए, शाह जी के साथ 1 किया, रंजीत भाई के साथ 1 किया, और बैरी जॉन के साथ 1 किया, और बज्जू भाई के साथ 1 किया, शाह जी के साथ 1 किया। तो कुल मिला के सब अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा, जी, जी। मज़ेदार दिन थे वो। और आइकॉनिक डायरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे सारे, जिनके हाँ, साथ आपने बिल्कुल। काम किया। मोहन महर्षि के साथ मैंने 2 बार किया, क्योंकि एक बार स्कूल में और एक बार रेपेट्री में। अच्छा। रेपेट्री में आइंस्टाइन, जो कि बहुत फेमस, 95 के आसपास, 94-5 में हुआ था वो आज भी लोग याद करते हैं। प्रसन्ना जी के साथ सेकंड ईयर में उत्तर रामचरितम किया था, जिसको बहुत सराहना मिली थी, और आज भी लोग उस चीज़ को याद करते हैं। प्रसन्ना जी के साथ 2 प्ले किए थे, एक उत्तर रामचरितम, और थर्ड ईयर में हमने गांधी एक प्ले और किया था। जी। तो वो भी अच्छा, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था अपने आप। जी। सो दूरदर्शन का आपका जो आरंभ रहा वो दिल्ली से ही टीवी का रहा, या फिर आप बॉम्बे आए और उसके बाद? नहीं, दरअसल क्या हुआ था कि थर्ड ईयर में जब हम लोग थे, तो हमारी एक टीचर हैं जो वो खुद भी बॉम्बे आ गई हैं, वीना मेहता। जी जी जी। वो हमें पढ़ाने आती थी डिक्शन। जी। उनके बच्चे भी फिल्म के ही हैं, वो एफटीआई में उनका बेटा पढ़ा है, बेटी भी जो है एक फिल्म डायरेक्टर से उसकी शादी हुई है। थर्ड ईयर में वो आई, तो वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे दूरदर्शन में, सोम बख्शी और रीटा बख्शी। सोम बख्शी कैमरामैन थे और रीटा बख्शी प्रोड्यूसर थी। तो कश्मीर के ऊपर एक सीरियल बॉम्बे में बना था पहले, बुलबुल बाग। जी। नहीं, गुल गुलशन गुलफाम, गुलशन गुलफाम, है ना। वो एक पहला एकमात्र सीरियल था जो कश्मीर की स्थिति के ऊपर था, लेकिन उसमें आतंकवाद का डायरेक्ट सामना हम नहीं करते हैं। जी। आतंकवाद बैकग्राउंड में चल रहा है कहीं, जी। और उससे रिश्तों में और परिवार में, सोसाइटी में कैसे बदलाव और कैसे चीज़ें आ रही हैं, वो क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके ऊपर था मेनली। लेकिन उन्होंने एक सीरियल बनाया था जिसका नाम रखा गया फिरदौस, और वो बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था वाया दूरदर्शन। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप से बनवाएंगे ना। राइट राइट राइट। और वो मिला रीटा बख्शी को।
और उनके हस्बैंड जो थे वो दूरदर्शन में कैमरामैन थे। जी। तो उसमें डायरेक्ट आतंकवाद को दिखाया गया था, डायरेक्ट मिलिटेंट्स को दिखाया गया था। ये दिखाया गया था कि मिलिटेंसी कैसे काम करती है, कैसे यंग जनरेशन के पढ़े लिखे लोगों को कैसे ब्रेन वॉश करके अपनी तरफ करते हैं। तो उसमें हमको मदद भी डिफेंस से ही मिलती थी। आर्मी के ट्रक्स आते थे शूटिंग के लिए। अच्छा। आर्मी के असला आते थे असली, AK-47 या बड़ी वाली बंदूक और पिस्टल और ब्लैंक्स, सब आर्मी के आते थे, जीप वीप एवरीथिंग। और हम रहते भी कंटोनमेंट में थे वहीं कश्मीर में। कश्मीर तो जाने की इजाज़त नहीं थी ना 93 में। जी। चंबा, उधमपुर, जहाँ भी रेप्लिकेट हो सकें वो उसी। जी। जहाँ भी कंटोनमेंट थे, जहाँ भी घर तो एक ही जैसे होते हैं। सही चंबा बात। में शूटिंग कर रहे हैं या उसके आसपास कहीं कर रहे हैं, डलहौजी में, खजियार में या इसमें उसमें, तो उसी इलाके में शूटिंग की थी। तो दैट वाज द फर्स्ट सीरियल आई गॉट बिकॉज ऑफ आवर टीचर वीना मेहता। शी सेड कि एक है, हम लोग 3rd ईयर में थे। अच्छा। और मोहन मरीशी साहब का प्ले चल रहा था एक्ट्रेस, हमारा लास्ट प्ले था वो। उन्होंने आके बताया, क्लास चल रही थी उनकी, कि ऐसे ऐसे जाके मिल लेना। तो मैं जाके मिला, उन्होंने कहा ठीक है। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और स्कूल ख़त्म हो गया। जी। स्कूल ख़त्म हो गया तो मैं शूटिंग करने चला गया। अच्छा। सो देयर वाज नो काइंड ऑफ अ स्ट्रगल थिंग लाइक आज स्कूल ख़त्म हुआ, परसों शूटिंग पे जाना है, ऐसा था लाइक दैट। या परसों नहीं जाना तो 1 महीने बाद जाना है। तब तक बज्जू भाई हमारे स्कूल के रेपेट्री के चीफ थे, उन्होंने कहा तुम इधर आ जाओ तब तक। तो रेपेट्री के फेस्टिवल चल रहे थे, यहाँ काम कर लो। जी। तो वो करके फिर मैं चला गया शूटिंग करने। शूटिंग करके वापस आया तो फिर खाली हो गए, अब को क्या करें। सही बात है। उन्होंने कहा बज्जू भाई अब क्या करूँ मैं, तो रेपेट्री और कुछ है नहीं। तो कहते आ जाओ फिर इधर आ जाओ। तो ऐसे फिर मैं रेपेट्री में चला गया। रेपेट्री के 6-7 महीने मैं रहा हूँगा विदाउट सिलेक्शन, लाइक ऐसे ही कैजुअल। अच्छा। फिर अगले साल मैंने रेपेट्री के लिए अप्लाई किया, मैं रेपेट्री में सेलेक्ट हो गया। और 1 साल के बाद उस सीरियल को फिर एक्सटेंशन मिल गया। अच्छा। तो फिर मैंने कहा रेपेट्री अब छोड़ देता हूँ। रेपेट्री छोड़ के फिर मैं सीरियल किया। सीरियल करके 97 में सोचने लगा अब क्या करें। तो तकदीर ने धक्का मारा, जाओ बम्बई, अभी यहाँ क्या करें। तो अगला पड़ाव बम्बई। बम्बई। सो बम्बई में आके आपका सफ़र यहाँ पे टेलीविज़न से ही फिर जी आगे बड़ी बातें। वो दरअसल मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपना काम शिद्दत से करते हैं तो आपका काम पहले पहुँच जाता है कहीं ना कहीं आपसे पहले। तो हुआ यूँ कि जब ये मैं आया तो उससे पहले आशुतोष ये सब लोग आ चुके थे जी, जो कि हम स्कूल में भी एक साथ रहे जी। ये हमारा एक जूनियर बैच है, तो 2 साल तो साथ रहे ही। जी जी जी। और एक दूसरे को देखा, समझा, परखा। तो जब मैं आया तो मैंने सोचा कि देखे ज़रा बम्बई। मैं पहली बार ही आया था, उससे पहले मैं कभी बम्बई आया नहीं जी। और ना ही कोई ऐसा मौका लगा था कि जी। और ना ही दिमाग में ये था कि यार चलो छुट्टियों में बम्बई होके आते हैं, देख के आए, यहाँ पे आना है हमको। तो ऐसा तो कुछ था नहीं जी। दिमाग में। तो मैं आया तो मैंने सोचा कि ज़रा अपने दोस्तों से जो हमारे साथ के लोग हैं वो सब आए हुए हैं यहाँ, 2-2 3-3 साल हो गए, ज़रा उनसे मिलते हैं जी। और फिर देखिए कैसे करना है, ऑफिस जाना है, किसके कहाँ सीरियल बनते हैं, क्या करते हैं। तो 3-4 दिन हो गए थे। आशुतोष दिल्ली में मिला था, उसने कहा था कि ये मेरा नंबर है, आप आए तो मुझे फ़ोन करिएगा। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा भाई मेरा प्ले है वो देखने आओ पृथ्वी। मैं कहा अच्छा आ जाता हूँ। तो खाली थे हम, तो काम तो है नहीं। जी। तो गया, उसका पृथ्वी प्ले देखा, अपना नंबर दिया मैंने। तो अगले दिन रात को कुछ 8 बजे एक फ़ोन आया, बोले आप जाकिर हुसैन बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। तो मैं फला बोल रहा हूँ और कल आपकी शूटिंग है। मैं आई, लेकिन मैं तो किसी को अभी तक नंबर भी नहीं दिया। जी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो आशुतोष को हम लेना चाह रहे थे लेकिन वो बिज़ी हैं। तो उन्होंने कहा मेरे जो सीनियर हैं वो आए हैं, वो कमाल के हैं, उनको ले लो। जी। तो कल शूटिंग है। अच्छा। तो जल्दबाजी में, तो हमें तो सिस्टम पता नहीं। जी। मैं जी ठीक है। अगले दिन मैं पहुंच गया फिल्म सिटी में। डॉक्टर चंद्र प्रकाश एक सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था मृत्युंजय। जी। और वो थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो गई थी तो उसका नाम फिर उन्होंने बदल के एक और महाभारत रख दिया था। अच्छा। तो वो ऑलमोस्ट सीरियल
ख़त्म बंद पे था, हम्म। कुछ 2-1 एपिसोड की और शूटिंग बची थी। तो अपने दिमाग में ये था कि भाई शूटिंग मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, सही चाहे बात है। बंद हो रहा हो चाहे शुरू हो रहा हो। पहुंच गए तो वहाँ पे काफ़ी श्री वल्लभ व्यास थे और ये सब लोग थे, सारे तो एनएसडी के लोग थे। इन्होंने फ़ोन किया था, वो भी हमारे एनएसडी के सीनियर थे। जी। फिर सबसे पहचान हुई, जान पहचान हुई, सब हुआ। श्री वल्लभ व्यास जो है तब रेपेट्री में थे, जब वहाँ ड्रामा स्कूल में थे तो हम। जी। बस पहली शूटिंग ऐसे मिली है। जी। तो फिर ऐसे ही काम करते करते 2-3 काम तो ऐसे आए तो खुद ही आए, मतलब ऐसा सामने से। क्यों? क्योंकि कोई कुछ बना रहा है तो किसी ने मेरा नाम रिकमेंड, हमारी टीचर थी एक उत्तरा बावकर, जो फिरदौस में हमारे साथ एक्टिंग भी कर रही थी, हमारे साथ वो हमारी टीचर भी रही, वो एक्ट्रेस तो थी बहुत कमाल की। उनका फ़ोन आया, जाकिर मैंने तुम्हारा नाम कहीं दिया है, जाके कल मिल लेना। तो इस तरह से काम धीरे तो आपकी रिकमेंडेशन जो थी वो आपके आसपास जितने भी लोगों तो साथ, क्योंकि जिनके साथ काम किया था, जिन्होंने काम देखा था, जिन्होंने थिएटर डायरेक्ट किया था, जिन्होंने हमारे साथ थिएटर किया था, कोई जूनियर था, कोई सीनियर था, जिन्होंने देखा था, और जिन्होंने नहीं भी देखा था तो वो बताते हैं कि कमाल का वो है, ये है, वो है। तो आदमी कुछ तो सोचता ही है ना। फिर आपकी बातें मतलब आपके आने से पहले पहुंच चुकी थी जी। कुछ 6-7 महीने कह लूँ, या कुछ और टाइम निकला होगा, 5-6 महीने, 3 महीने। तो रमेश सिप्पी साहब एक सीरियल बना रहे थे, लाइक जैसे उन्होंने बुनियाद बनाया था, उसका नाम था गाथा जी। और वो था उसके लिए स्टार टीवी नया नया शुरू हुआ था 97-98 में जी। और उस पर 2 घंटे का हिंदी टेलीकास्ट आता था। और इंडिया इंडिपेंडेंस को 50 साल हुए थे जी। तो उसमें एक बड़ा एपिक टाइप का, जैसा बुनियाद कितने लंबे चौड़े वो सब थे, या हम लोग और लिखा किसने था? मनोज श्याम जोशी साहब। और मनोज श्याम जोशी साहब का एक नावल हमने किया था जो रंजीत भाई ने डायरेक्ट किया था, कुरु कुरु स्वाहा। तो मनोज श्याम जोशी साहब से उन्होंने पूछा होगा कि भाई नए एक्टर बताओ, उन्होंने बता दिया होगा हमारे बैच का नाम। तो हमारे 1-2 लोग जो है ऑलरेडी आ चुके थे, उनसे कांटेक्ट में आए, उन्होंने फिर सबको बुलाया, वहाँ कास्टिंग हुई। कास्टिंग होने के बाद वो सीरियल की शूटिंग चली ऑलमोस्ट 1 साल। अच्छा। तो फिर हम तो निश्चिंत हो गए हाँ। कि भाई चल निकला। साल 6 महीने में तो आदमी इतना थोड़ा बहुत रवा हो ही जाता है मुंबई जैसे शहर में। जी। फिर उसके बाद वो कनेक्शन से कनेक्शंस, लाइक गाथा देख के और फिर यूटीवी के लोगों ने बुलाया, ऐसे तो काम चल निकला जी। तो सीरियल चलते रहे। फिर अब वो ठीक है, बीच में 15-20 दिन, महीना, 6 महीना कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि नहीं है जी, कुछ काम होता है तो वो तो ठीक है, वो बीच बीच में चीज़ें ऐसी होती रही। लेकिन फिर बस हो गया। उसी बीच में टीवी करते करते 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में कुछ ऐसा मौका लगा कि हमारा एक दोस्त था जो हमारे साथ असिस्टेंट था टेलीविज़न में, वो जाके ज्वाइन किया रामू को। अच्छा। तो वहाँ पर श्री राम की फिल्म बन रही थी, एक हसीना थी, रामू कैंप में बेसिकली। और तब तक रामू का अच्छा खासा 1-2 फिल्में आ चुकी थी, नाम हो गया था कि ये कोई आया है टाइप में। बहुत बड़ा नाम थे उस समय। हाँ, सत्या रिलीज़ हुई थी जी। तो 1 साल 1.5 साल हुआ था। तो वो लड़का आया एक दिन हमसे शूटिंग पे मिलने। मैंने कहा भाई रामू के यहाँ काम कर रहे हो यार, हमें भी काम दिलवा दो कुछ थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही मैंने कहा था, उसने बोला ठीक है भाई ऑडिशन करेंगे। तो ऑडिशन किया तो मुझे एक हसीना थी में एक सीन मिला छोटा सा, तो वो सीन देख के फिर रामू कॉल्ड मी, उनको मैसेज आया कि बुला रहे हैं। तो बुलाए तो उन्होंने फिर बात की, ये किया वो किया। देन ही ऑफर्ड मी ए फिल्म कॉल्ड जेम्स, और उन्होंने तैयारी कराई, ऐसे ये क्या होते हैं, ऐसा कैरेक्टर कैसे होता है, वैसा। तो ही वॉज जस्ट फीडिंग द थिंग कि कैसे कैरेक्टर को तैयार करे, कैसे करते हो, क्या करते हो। जी जी जी। इस सोच का आदमी कैसा करेगा, उस सोच का आदमी कैसा करेगा। तो करते करते जेम्स की शूटिंग भी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे सामने आई सरकार, तो ही कॉल्ड मी फॉर सरकार। तो जेम्स रिलीज्ड आफ्टर सरकार रिलीज फर्स्ट 2005 में सरकार आई, और जेम्स इमीडिएटली बाद जो एक नया एक्टर को शायद उन्होंने हाँ मोहित अलावत, राइट, यही रहा। फिर वो
उन्होंने एक बार शूटिंग के दौरान ये कहा आरजीवी ने कि वो एक हसीना थी में जो तुमने सीन किया था और जो सैफ को तुमने धमकी दी थी मैं मार डालूंगा, तो कहते मुझे लगा था कि तुम्हारी आंखों में है, तुम मार दोगे उसे, इसलिए मैंने इस रोल के लिए तुम्हें सेलेक्ट किया था और तुमसे इतने काम कराए, जेम्स कराए और फिल्मों में अपने। थोड़ा सा वो पारखी आदमी जो उनको ज़रूरत थी वो उनको मिल गया था जी। और शायद मैं कह लीजिए किसी लेवल तक उसको कर पाया, तो वो आपके सामने और बहुत ही आइकॉनिक था बिकॉज सरकार वाज द माइलस्टोन इन योर करियर। जी जी। और आप इतनी सहजता से आप सरकार बोल के जा नहीं सकते हैं, हमको सरकार के बारे में और बातें करनी पड़ेंगी कि क्योंकि उसमें तब तक रामू वाज एन आइकॉनिक डायरेक्टर और मतलब आइकॉनिक मतलब पिछले 4-5 सालों में उन्होंने जो जो काम किया था वो बहुत ही बेहतरीन काम था। जी जी। और उसके बाद श्री अमिताभ बच्चन, उनके लिए भी एक डिफरेंट चैलेंजिंग रोल था और उस सेटअप में वो जो कैरेक्टर था आपका और वो कम बोलने वाला कैरेक्टर, लेकिन वो जो आइकॉनिक सीन था अमित जी के साथ, सो उसकी प्रिपरेशन और उनके साथ काम करने का अनुभव क्या था, वो थोड़ा सा ऑडियंस जानना चाहिए। जो मुझे बाद में समझ में आया, उस वक्त भी मैं समझ पा रहा था थोड़ा बहुत, वो बेसिकली एक टैलेंट के पारखी एक कुछ नज़र होती है जी। और उन्होंने अलग अलग तरह का टैलेंट दिया है जी। इंडस्ट्री को, चाहे वो डायरेक्टर के रूप में हो, एडिटर के रूप में जी। हो या एक्टर्स के रूप में हो, इवन राइटर्स के रूप में भी। वो आदमी मुझे लगता है कि एक नज़र में वो पहचान लेते हैं कि भाई इसमें कुछ है, जी। छोटे से सीन से, और उसके लिए ज़रूरी है कि या तो उनके या किसी और फिल्म के अंदर कोई स्पार्क अगर उसको दिख जाए किसी एक्टर में, तो ही इमीडिएटली कॉल्स। जी। हमारे ही सामने हमारे ही दोस्त, मतलब चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, हम दिल्ली में तो साथ ही में थिएटर सही बात करते थे ना इधर उधर। जी। तो आपको ये उम्मीद होती है कहीं दिल में कि यार ये आदमी हमको समझ सकता है या हमारे टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सब्र करके बैठे रहे। मौका लगा तो हमने वो सीन करके उनको दिखा दिया। मैंने कहा चलो ये एज ए ऑडिशन उनको दिख जाएगा, क्योंकि एडिटिंग तो देखेंगे ही वो। जी। जब उन्होंने देखा तो अब वो उनका कॉल आ भी गया। उसके बाद जब वो फिल्म मिली, देन उनको उस कैरेक्टर में जो चाहिए था वो डे 1 से मुझे फीड करते रहे कि कैसे एक आदमी अपनी पावर कैरी करता है, कैसे एक पर्सनैलिटी को लेके चलता है जो कि वाकई उसके अंदर भरी होती है। जी। जैसे कहने लगे सपोज ऐसा हो कि भाई तब उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी 4 बंगला महाड़ा जी के बीच में, जो बड़ी सी बिल्डिंग बंगलो के वहाँ पे। तो कहने लगे ये ऑफिस है मेरा, इसमें अगर पूरे मोहल्ले को ही पता लग जाए पूरी बिल्डिंगों में कि हाँ अमिताभ बच्चन आने वाले हैं तो कैसे माहौल बदल जाएगा। मैंने कहा हाँ वो तो बदलेगा ही जी। तो हाउ अमित जी कैरी हिज पर्सोना, एटीट्यूड एंड एवरीथिंग, तो उस पे काम करो। मैंने कहा अच्छा। मैं सोचने लगा कि ये तो सबको मालूम है अमिताभ बच्चन का पर्सोना क्या है, ये तो सबको मालूम है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का पर्सोना क्या है जी। अगर वो एस्टन बिल्डिंग में आ रहे होंगे तो पूरे लोखंडवाला में हलचल हो जाएगी जी। क्यों? क्योंकि वी नो अ पर्सोना। लेकिन कभी कभी कैसा होता है जो हमने भी फील किया है और आप सबने किया होगा कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे, जैसे कोई चाय की दुकान पे हम 2-3 दोस्त अगर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं और कोई ऐसे निकल के जाता है तो एक कौन है यार ये, जानता है इसको? जी। नहीं मैं तो नहीं जानता, ये कोई है यार ये। तो वो पर्सोना क्या है कि जिसको हम जानते नहीं तो भी हमें लगता है ये कोई है। राइट। बिना कुछ करे वो आदमी सिर्फ निकल के गया है, ना तो आपको उसने हेलो की, ना हाय की, ना धमकाया, ना लड़ा, फिर भी उसका पर्सोना आपके ऊपर एक इफेक्ट डालता है कि ये कोई है शायद, और ना ही कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के खड़ा है। जी। तो आई वॉज वर्किंग ऑन दैट। या और वो उनके लिए काम क्यों किया? क्योंकि कैरेक्टर में, रशीद के कैरेक्टर में ये था कि फिल्म के कैरेक्टर्स भी नहीं जानते कौन है, तो ऑडियंस को भी तो नहीं जानना चाहिए कि कौन है। सही बात है। द मोमेंट
डेविल से पता नहीं कौन है, दुबई नेपाल से आपसे मिलना चाहता है, कौन है। अब आप इतना भी उसको उसका वो कर लीजिए, क्या कहते हैं, बिल्डअप, और ये पैरों के शॉट, हाथ के शॉट, बैक शॉट, ये वो, जैसी नॉन एक्टर सामने आएगा तो ऑडियंस अरे अच्छा 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 तो ये है। राइट। तो आरजीवी का भी ये था कि मुझे चाहिए तो नया लड़का, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर यही क्यों नहीं हो। करेक्ट। टेस्टेड है, इसको हमने टेस्ट कर लिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई बच्चन साहब हैं और आरजीवी है और इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी जिम्मेदारी उठा पाएगा कि नहीं। वही हमारे लिए चैलेंज भी था और वही डर भी था। और वो किसी तरह से सबका मिल मिला के वो केमिस्ट्री सही जगह बैठ गई और सही से वो हो गया जी। तब ऑडियंस को भी लगा भाई ये कौन था यार, ये तो अमिताभ बच्चन को आंख दिखा के चला गया। तो इट वर्क्स फॉर द कैरेक्टर, क्योंकि ये फिल्म के कैरेक्टर्स को भी नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम, उसके आसपास के जो लोग जो बैठे उनको भी नहीं मालूम ये कौन है। तो ऑडियंस को भी नहीं पता होना चाहिए कौन है, नहीं तो उनका डरना फॉल्स है। राइट। तो ही वाज प्लेइंग, आरजीवी वाज प्लेइंग ऑन दिस पॉइंट। और वो बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप प्री डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा जी, और ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा जी। वो उसी वक्त होता है। और आप बेसिकली शिद्दत से कुछ काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी वो ये थी कि मतलब ये हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं हुआ तो फिर निकाल दिए जाएंगे जी। तो वो दोनों तरह का चैलेंज था, टू सेव आरजीवी का बिलीफ एंड टू कन्फ्रंट द लायन इन फ्रंट ऑफ यू। राइट। जो इंडस्ट्री के आइकन थे, हैं और हमेशा रहेंगे, उनके सामने बैठ के उनको मतलब ऐसे करके चले जाना बिना कुछ बोले, तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज था मेरे लिए भी। और घबराहट भी थी, डर भी था, ऑब्वियसली वो तो होना ही है जी। और मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल नहीं डरा तो मैं सबसे बड़ा झूठा आदमी हूँगा। तो ये तो कहने की बात नहीं है। बट क्या है कि सम टाइम एक्टर हेल्प्स, ही हेल्प मी, ही रिलैक्स्ड मी, लाइक क्या हुआ, आराम से करो। तो फिर वो 2 टेक में, मतलब वो तो पहला टेक किया तो एक होता ही है घबराहट में, कुछ हो गया जी। तो आरजीवी ने कहा आखिर क्या होगा, रिलैक्स, आराम, टेक योर टाइम। अब हमें लगा कि भाई फिल्म डिजिटल शायद तब आया नहीं था, कैमरा में फुटेज थी रॉ। मैंने कहा फिल्म बर्बाद होगी, डांट पड़ेगी, ये होगा, जल्दी जल्दी बोल दो। उनको लगा नहीं आराम से करो। तो फिर हमने इतने आराम से किया तो मैं कहा ये लो फिर आराम से ये लो। तो फिर वो दूसरा टेक तब जाके वो जी। और स्क्रीन प्ले में वो जो सीन था वो बहुत महत्वपूर्ण भी था, कहानी को वो पूरा सेटअप करता है एक पॉइंट पे आके। वो भी है। और दूसरे लोग देखिए, एक दूसरे एक्टर की बात समझनी और करनी होती है। लोग ही कहते हैं कि तुमने तो टक्कर दे दी, ये दे दी, वो दे दी। जिस आदमी ने इंडस्ट्री का रुख मोड़ा हो उसको कौन टक्कर दे सकता है जी, है ना। या जो भी शब्द यूज़ करते हैं, खा गए वा गए, तो मैंने कहा बच्चन साहब खाने की चीज़ थोड़ी है यार जी। मैंने कहा देखिए तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि व्हेन आई थ्रेट हिम, उन्होंने थ्रेट को लिया। उसके मेरे एग्जिट के बाद जो उनका एक हल्का सा मायूसी है ना चेहरे पे जी, वो जो एक क्लोजअप लगा है उससे वो और बड़ी हो जाती है थ्रेट। जी, करेक्ट। कि ही रिसीव्ड द थ्रेट कि यार ये आदमी कौन है साला, इतने सालों से मैं बम्बई पे राज कर रहा हूँ, मेरे घर में घुस के जी, और बिना कुछ बोले मेरे को धमकी दे के जाता है, ये आदमी कौन है। इसने तो मतलब ही फेल्ट एंड ही शोड दी कि मैं शैटर्ड हो गया थोड़ा सा कि कितना ये आदमी कितना डेंजरस हो सकता है आने वाले भविष्य में, कि इसके बारे में जो भी जानने लायक है जी, मैं जानना चाहता हूँ। राइट। और वहां से सबके बारे में वो जानते हैं। राइट। तो उनका वो जो डर है, उनका वो जो डिफीट जो उन्होंने दिखाया चेहरे पे जी, उससे वो आदमी बड़ा बनता है। राइट, यू आर राइट। अगर वो कहे कि कौन था भाई ये
टांगे तोड़ दो उसकी तो हाँ, खत्म हो गया, खत्म हो गया। कैरेक्टर खत्म हो गया ना। राइट राइट राइट। ये आपको समझना पड़ता है, द ग्रेट एक्टर गिव्स यू ग्रेट वाइब्स एंड he understand scene and he act according to the scene, not according to him or me. और कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है जो भी हम जैसे प्रशंसक जो हैं, जो उस फिल्म के प्रशंसक हैं, उसमें ये देखने को मिलती है कि इवन जो बोल रहे हैं और जो नहीं बोल रहे हैं उसमें भी उतना ही लाउड है वो जो ना बोले और बोले कि मैं तुझे ना करूँगा और ना करने दूंगा। और वो आदमी की आंखों से वो जिद है कि करूँगा तो ज़रूर। सो वो जो तो यही सब चीज़ें, इसी को हम सब टेक्स्ट कहते हैं। जी जी जी, इसी को ही कहते हैं। वो डिफीट में सोच रहे होंगे ना ये कि कौन आदमी मुझे, जी, तो यही एक गिव एंड टेक होता है। जी राइट, जो कि एक अच्छा एक्टर दूसरे एक्टर की बात समझता है जी, और उस सीन को बिल्ड करता है। है। तो सर आपने श्रीराम राघवन जी के साथ आगे भी काफ़ी, उसके बाद भी काफ़ी काम किया, एक हसीना थी जी के बारे में। सो उनके साथ किस तरीके की ट्यूनिंग आपकी थी और फिल्म मेकिंग के स्टाइल में क्या आपको खास बात लगती है उनके? देखिए, हैं तो सब एक ही जैसे, लेकिन ये है कि अपना श्रीराम का क्या है कि उसका थ्रिलर का अपना वो है, एक जॉनरा है, और उसके अलावा वो भी 70s रेट्रो जॉनरा विद थ्रिलर, पुराने गाने और ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, मतलब एक हसीना थी के बाद व्हेन ही वाज मेकिंग जॉनी गद्दार, तो मुझे पता लगा, मैं पहुंच गया, मैंने कहा हम भी हैं। तो अच्छा चलो ऑडिशन करते हैं। मैं कहा बताओ क्या है, ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर है। मैंने थोड़ा समझा तो मैंने कहा मैं कल आता हूँ। अगले दिन पहुँच गया मैं तैयारी करके जी। उन्होंने ऑडिशन किया, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर वो रात भर बैठ के देखा उन्होंने। अरे यार कैसे करें, तुम ही करो फिर। ठीक है मैं ही करता हूँ। तो इस तरह से बनता चला गया। एंड उसमें भी उनके साथ कैसा है कि डायरेक्ट्स, उसकी अपनी टीम है, लेकिन वो कभी ये रोकता नहीं है कि मुझे कैरेक्टर ऐसा चाहिए जी। हमेशा उसने श्रीराम ने जब भी मुझे बुलाया तो उसमें वो छोड़ देता है कि जो कर रहा है ये करेगा अपने आप। और फिर इसमें भी ऐसा ही हुआ, जॉनी गद्दार में जब वो हो गया, जब धर्म जी के घर पे इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे थे, तब उसने बताया कि मैंने तो जो लिखा था कुछ और था, इसने कुछ और कर दिया जी, और ये भी अच्छा, ये और अच्छा लग रहा है, तो हमने यही। राइट। सेम हैपेंड विद अंधाधुन जी। ही सेड यार तुम जो कर रहे हो अच्छा लग रहा है, मैंने तो कुछ और लिखा था। राइट, कैरेक्टर यही है, डॉक्टर का ही है, लेकिन मेरे दिमाग में ये विजुअल नहीं था कि ऐसा होगा ये जी। तो फिर वो ऐसा होता है कि वो खाली बुला के मुझे बोल देता है ये कैरेक्टर अब देख लेते हो कैसे करना जी। तो दैट इज़ द, अब क्रिसमस में कुछ था नहीं तो इसलिए जी, बट उसने थैंक्स दिया मुझे कास्टिंग में, पता नहीं क्यों दिया, मुझे नहीं पता। मैंने कुछ किया तो है नहीं, उन्होंने आपके बॉडी ऑफ वर्क को थैंक्स किया होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो, एक डायरेक्टर को वो रहता है ना कि किस तरीके से आपने उसके साथ और भी चीज़ें की। जी जी जी। सो आई मीन डेलिबरेटली तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज क्योंकि वो कहावत होती है ना कि वो एक्टर को जो भी मिल रहा है उसको तो वो करना है, बट नेगेटिव रोल्स के टूवर्ड्स आपकी इंक्लिनेशन बढ़ती गई उसके बाद, या फिर जो आपको आ रहा था? से आपको मिलता नहीं है, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ये देखा गया है जी। अब थोड़ा बहुत चेंज होने लगा होगा। जो आपका काम लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर आपको उसी में ही लोग काम देते हैं जी। हर आदमी ये कहता ज़रूर है कि भाई बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, नया कैरेक्टर हटके है वो सब है, लेकिन वो हटके होता नहीं है। राइट। तो वो होता नेगेटिव ही है। राइट। अब हटके क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो अंडरवर्ल्ड का डॉन ना होके मिनिस्टर हो जाएगा, मिनिस्टर ना होके कोई पुलिस वाला हो जाएगा जी, पुलिस वाला ना होके कोई सेठ हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा। तो रहेगा उसी तंत्र का हिस्सा है नेगेटिव ही जी, जी जी जी। अब उसमें बस ये हो जाता है कि अब नेगेटिव को आप कितना और चेंज कर लें जी। अब चेंज करने का तो ये सिलसिला रहता है कि भाई
हर आदमी एक दूसरे आदमी से अलग है जी ना। डॉन तो मतलब ये भी थे, डॉन वो भी थे, लेकिन उनका कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग था, इनका कुछ अलग है। राइट राइट काम वो एक जैसा ही करते हैं। तो कैरेक्टर चेंज धंधे से नहीं होता, कैरेक्टर चेंज अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स से होता है। राइट राइट है ना। तो वो वैसे करके हम उसको चेंज कर लेते हैं। नहीं तो नेता अगर बिहार का है, या नेता इलाहाबाद का है, या नेता अगर साउथ का है, तो वो अपने आप में ही डिफरेंट आ जाता है। जी वो डिफरेंस अपने आप निकल के आ जाता जी है वही के वही सब। जी तो ऐसी नेगेटिव नेगेटिव बस नेगेटिव और नेगेटिव। सबको लगा कि एक और विलेन आ गया है नया। वही फॉर्मेट था कि हीरो हीरोइन विलेन। जी और रामू ने ही तोड़ा है इन सारी चीज़ों को। हम जी। कहानी लेके और अच्छे एक्टर्स लेके फिल्म बना सकते हैं। जी तो उसके बाद क्या हुआ कि राजकुमार संतोषी साहब के यहाँ से फ़ोन आया, बोले हम फिल्म बना रहे हैं जब प्रेम की गजब कहानी। तो राज जी का असिस्टेंट है वो, तो मुझे जब मैं उसको जानता भी नहीं था। बोले सर विलन का रोल इनको देते हैं। कहते यार मैं कॉमेडी फिल्म बना रहा हूँ, वो तो बहुत सीरियस हैं। राइट तो उसने मुझे बताया था कि मैंने राज जी को बोला कि अगर ये अपने आप को एक्ट्रेस कहता है तो कॉमेडी करेगा ना, हाँ क्यों नहीं करेगा। राइट नहीं तो डिग्री वापस कर दे अपनी एनएसडी की। बराबर मुझे बुला लिया तो उन्होंने जो भी वो दिए, क्या कहते हैं, फीडबैक, या जो भी उनके दिमाग में था कैसा कैरेक्टर चाहता हूँ वैसा, तो वैसा हो गया वो। जी तो लोगों को लगा ये तो कॉमेडी भी कर लेता है। तो वो एक और रास्ता खुल गया जी कि अब कॉमिक विलेन भी कर लेंगे और सीरियस भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। तो दैट्स हाउ जी वो चीज़ें होती चली गई, चलती चली। जी। बट जाकिर भाई इतना आसान नहीं है, मतलब ये बहुत, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज यू हैव डन सो फार, बट इवन विलेनी, एक जो एक्टिंग के अंदर विलेनी एंड कॉमेडी दोनों बहुत ही मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ें हैं। क्योंकि स्टाइल और वो सब में तो सब लोग निकाल लेते हैं, ये सारे एक्टर्स के अपने 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 स्टाइल हैं, सारी की वो हैं, बट विलन होना भी कोई चने खाने का काम नहीं है। बिकॉज जैसा आपने बताया कि वो जो डर पैदा करना, मतलब जैसे अमरीश पुरी साहब और डैनी साहब और इस तरीके के जो लोग, एक प्रेम चोपड़ा जी, कादर खान साहब, ये लोग कॉमेडी में भी उतने ही उन्होंने एक्सेल किए, कादर साहब को ले लीजिए, जितने कि वो उतने बैड पोर्ट्रे किया करते थे। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी। ईजी तो नहीं है जी। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फालतू में बड़ी बड़ी बातें करके मैं इसको मुश्किल बना दूंगी। जी नहीं वो और तो ख़राब है। इंस्पायरिंग एक्टर्स सोचेंगे पता नहीं ये भैया हम तो नहीं जा रहे, बड़ा मुश्किल है। और हम तो ऐसा मानते हैं कि अभी तक हमने 5% देखा है जाकिर भाई का। Maybe, like, अभी तो वो- हमको 95% देखना है। एक्चुअली उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए और बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी ये मौके हमको थिएटर में मिले थे जी राइट और वहाँ किसी लेवल पे कोशिश की थी, और जो हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स, देखने वाले, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई कमाल ही है। लेकिन फिल्मों के अंदर क्या होता है कि वो थोड़े से बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं। राइट बहुत फैक्टर होते हैं कि अगर कोई मेन रोल है या कोई ऐसा की रोल है, उसके लिए ये एक्टर तो बहुत कमाल का है, लेकिन ये ऑडियंस कैसे लाएगा थिएटर में, जी वो अपना एक फैक्टर है। जी तो वो बड़ी चीज़ें काम करती हैं। जी हम तो कोई करे तो सही, हम तो तैयार हैं करने Right, के लिए, right, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं। जी प्रोडक्शन हाउस की अपनी मजबूरी है ना कि भाई इतना अगर मेन रोल है तो हम किसी ऐसे एक्टर को लेंगे ना कि जिसके नाम पे कुछ ऑडियंस चल के आएगी थिएटर तक। जी तो वो अच्छा एक्टर है करके तो कितने लोग आ जाएंगे। सही बात है। तो ये मैं भी समझता हूँ, ऐसा नहीं है। और मौका लगेगा तो अगर ऐसा कुछ मिला जी तो हम वो भी करके जिससे पीछे भी नहीं हटना चाहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, जी लेकिन फिर आप पे सीखने की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती बढ़ जाती है। एज एन एक्टर, एज अ पेंटर, आपको किसी ना किसी ट्रेनिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। है। राइट एज एन एक्टर लोग मुझे पूछते हैं कि अब एनएसडी जाना ज़रूरी है क्या? मैं कहता नहीं, किसने कह दिया? हमें तो
कीड़ा था, हम जाएंगे इसलिए गए थे, तुम्हें नहीं है तो मत जाओ। पर आपको अपने आप को ट्रेंड तो करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ करें चाहे नहीं करें, चाहे कोई कोर्स करें चाहे नहीं करें। करेक्ट। बिना ट्रेनिंग के तो आप काम नहीं कर पाएंगे। चाहे आप बाहर करिए, थिएटर अंदर करिए, कहीं भी करिए। तो अपनी ट्रेनिंग तो उन्होंने की होगी ना एज अ फिल्म मेकर। राइट। कहानी को मैं किस तरह से कहूँगा अपनी, जी ये तो ट्रेनिंग उन्होंने फिल्में देख देख के या पढ़ पढ़ के की होगी ना, जी तभी वो इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दे पाए, जी जो हमारे पढ़े लिखे इंस्टीट्यूट के लोग नहीं दे पाते। जी। तो मैं उसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिना पढ़ाई किए डॉक्टर नहीं बन सकते, चाहे आप कितने भी साल डॉक्टर की दुकान पर नौकरी कर लीजिए। जी जी। लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज़ है, आप बन सकते हैं। राइट राइट राइट। लेकिन बिना ट्रेनिंग किए बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं की है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, चाहे आप अकेले करते रहिए। इतनी लिबर्टी है सिर्फ। राइट। आपके पास काम भी आ जाएगा, लेकिन आपको फिर अपनी इंटेलिजेंस से उस काम में उसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी सस्टेन करेंगे आप। तभी आप सस्टेन करेंगे। भाई मुझे बताइए कि मनोज वाजपेयी ने तो कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया, लेकिन उसने जितना थिएटर करना चाहिए उतना तो ट्रेनिंग किया है ना थिएटर करके। जी। पढ़ना ज़रूरी है। वही प्रैक्टिकल पढ़ना, फिर नाटक पढ़ना, किताबें पढ़ना, जी। वो सब तो किया ही है उन्होंने। प्रैक्टिकली तो अमित जी ने भी कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है ना। प्रैक्टिकली तो शाहरुख खान ने भी कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया। जी। तो लेकिन उसके बाद अपनी ट्रेनिंग तो नहीं रोकी उन्होंने। राइट राइट। दे हैव लर्नड प्रैक्टिकली। यस। और वो सीखना नहीं रोका। उन्होंने पहले एक फिल्म हिट हो गई तो मैं तो बन गया सुपरस्टार, जी जी जी। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, यू राइट। ऐसा किसी के साथ भी नहीं है। जी तो ये है। जी। So as a filmmaker, RGV has learned watching films, जी how to make films, तो ये सारी चीज़ें, जी एंड देन वो फिर नर्चर हो ही जाता ना। जी लोग ना या तो ब्लैक या वाइट ऐसे हो जाते हैं, जी कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की, जी है ना। जी। कुछ कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूरत है ट्रेनिंग की। मैं कहता हूँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चाहे आप इंस्टीट्यूट जाओ चाहे आप मत जाओ। जी जी। राइट। मैं हमेशा ही अपने बातचीत में एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री में आए हैं एज एन एक्टर, जी अब आपको एक सीन मिला है, अब आपको ये करना है, जी अब आप बार बार डायरेक्टर से पूछेंगे अच्छा बता दीजिए कैसे करूँ। जी तो यहाँ तो आप इंडस्ट्री में है ना, यहाँ तो आपको रिजल्ट देना है। जी। अगर मैं अपने घर में एक कबर्ड या टेबल बनवाना चाहता हूँ और मैंने कारपेंटर को बुलाया और उस औजार लेके आ गया और मैंने लकड़ी ला के दे दी, अब वो ये पूछे मुझसे इसको कैसे काटूँ, जी। तो फिर वो कारपेंटर है कि नहीं है। राइट राइट राइट। तो अब इतनी समझ तो आपको अपनी पैदा करनी पड़ेगी ना कि सीन क्या है, बेसिक समझ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे क्या, एक बेसिक समझ तो एक एक्टर को खुद ही पैदा करनी पड़ेगी ना। दैट इज अ बेसिक स्किल सेट। हाँ, मतलब वो तो बेसिक स्किल सेट है, वो आपको तो लर्न करना ही पड़ेगा। और जबकि आप लघु उद्योग में नहीं आए, इंडस्ट्री में काम करने आए हैं। लघु उद्योग। हाँ, मतलब आप ईंट के भट्टे पे थोड़ी काम कर रहे हैं, सिर पे ईंटें ढो के वहाँ डालनी है। जी। फिल्म उद्योग में आए। फिल्म उद्योग में आए आप, यहाँ तो आप इसलिए तो प्रोफेशनल कहते हैं आप। राइट 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 राइट। तो जब आप, अच्छा ठीक है, रिजल्ट न दे पाने में असमर्थ हैं, डायरेक्टर एक बार बताएगा मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा ऐसा चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक तैयारी तो करके ले जाएंगे ना प्लेट में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब आप नहीं लेके गए और बोले कि अच्छा भी क्या है, सीन बताओ सीन बताओ, सीन दिखाया, पढ़ा, समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं उस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। राइट, एब्सोल्युटली राइट। शागिर्द में आपने नाना पाटेकर जी के साथ काम किया। जी जी जी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद हिम? ही इज आल्सो एन आइकॉनिक जी वो एक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, वो इत्तेफाक से वो फिल्म आ गई थी मेरे पास, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन जी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि वो फिल्म, वो सारे हमारे दोस्त यार ही काम कर रहे थे, और डायरेक्टर भी तिशु हमारा सीनियर, 4 साल जान पहचान तो थी, हमने पहले सीरियल भी किया था, तो उसमें ये था डर कि मतलब नाना थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और थप्पड़ थप्पड़ मार देते थे। तो रोज़ शाम को दोस्त मिलते थे तो बताते यार आज नाना
ने ऐसा कर दिया, आज उसको मार दिया, उसको मार दिया। जब मेरे पास आया तो सब घबरा गए कि देख ले भैया, इसमें तो फिल्म के अंदर तेरे को उनको थप्पड़ मारने हैं, तो कैसे तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो भी एक ऊपर वाले ने वो निकाल दिया। नाना साहब बहुत खुश हुए। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाद में समझ में आती हैं कि एक्टर की वरी क्या है, एक्टर क्या चाहता है। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं सबसे। बाद में कुछ चीज़ें समझ में आई कुछ, बट मुझे लेके वो इतना सबको बोलने लगे, देखो देखो इसको कहते हैं एक्टर, इसको कहते हैं एक्टर। और वही सारे दोस्त थे जो मंडी हाउस से दोस्त थे, मैंने कहा सर मत करो ऐसा। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप अपने काम को जब शिद्दत से करते हैं तो सामने वाला नहीं करता है तो फिर गुस्सा आता है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है नाना के बारे में, इसलिए वो ऐसा भड़कते हैं। वो तो 110% 120% तैयारी करके आते हैं और आप उसमें तैयार ही नहीं हैं तो फिर थप्पड़ ही पड़ेगा, फिर वो भड़कता है। हाँ। तो फिर वो भाई हमें तो, मैंने तो बल्कि एक थप्पड़ मारा उनको, मतलब फिल्म के अंदर जी। सीन देखेंगे तो उसमें तो एक ही थप्पड़ मारना था, पर मैंने मारे 2। दूसरा मारा, नाना ने बोला मुझे कि एक और मार। अच्छा। तो मतलब ही लाइक्ड इट सो मच, द एम्बियंस, द परफॉर्मेंस। उनको ये डर था कि भी मेरे सामने विलन ऐसा तो हो जो मुझे थप्पड़ मारता हुआ अच्छा लगे। राइट। तो अब जो थप्पड़ मारते भी घबराएगा तो फिर काहे का वो मेरे से बड़ा एक्टर या मेरे से ओहदे में कैरेक्टर बड़ा हो गया। करेक्ट। ऐसा तो लगे कि हाँ भाई ये आदमी इसको थप्पड़ मार सकता है। उनकी ये वो थी जी। अब वो उनको करते वक्त उनसे पूछ के ही कास्ट किया था। जी जी फिर भी हुआ जैसा हुआ, फिर वो बड़े खुश हो गए। जी 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 तो उनको फिर लगा कि नहीं ये सही लग रहा है। जी। और फिर तो वो तिशु तो बैठ जा, हम कर लेंगे दोनों आपस में। तो इट वाज लाइक दैट जी। तो वो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था उनके साथ जी। कहते यार तूने क्या जादू कर दिया? तो मैंने कहा मैंने कोई जादू नहीं किया भाई। आप पता नहीं, ऊपर वाले ने मेरी हेल्प की, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई जी। आपको शायद वो नहीं आ पाई जी। सो तिशु भाई के साथ आपका पान सिंह तोमर से पहले था वो। तो शागिर्द से पहले पान सिंह तोमर? नहीं, पहले शागिर्द था, फिर पान सिंह तोमर। हाँ जी जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद तिशु भाई के साथ आपने पान सिंह तोमर की, फिर साहब बीबी, गैंगस्टर 3 जी, और उससे पहले एक टीवी सीरियल किया था। अच्छा। सो आपकी जानकारी उनसे थिएटर के दिनों से थी? वो तो 4 साल सीनियर है ना मेरे। अच्छा। जब हम लोग 92 में थे तो वो बैंडेड क्वीन की कास्टिंग वास्टिंग करने बॉम्बे से दिल्ली आए थे। दिल्ली में फिर सबकी कास्टिंग करके ले गए थे। निर्मल पांडे उनके बैच के थे जी, और सौरभ शुक्ला और आदित्य श्रीवास्तव और मनोज वाजपेयी, ये सब। ही वॉज द असिस्टेंट टू शेखर कपूर जी द टाइम, बट आई हैव सीन देम बिकॉज मैं श्रीराम रेपेट्री में था। ये लोग 3rd ईयर 1st ईयर से मैं सब देखा है इनको। जी जी जी। और फिर इनके जाने के बाद तो तब मैं मिला था, जानते भी थे, मतलब ऑब्वियसली हमारे श्रीराम के नाटक देखने आते थे, हम इनके आते थे, तो ऐसा वैसे पहचान थी। और सीताराम, ये सब लोग कास्टिंग तिशु ने ही की थी सर। जी जी। तिशु भाई ने ही, और वो उसके शेखर कपूर के असिस्टेंट भी थे। जी। बैंडिट क्वीन भी, बैंडिट क्वीन की बात करते हैं जी, सीमा विश्वास जी, आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव और मैं श्रीराम रेपेट्री में तो एक साथ थे। अच्छा। तो वहाँ से उसको फिर रोल दिया था, तो वो लॉट फिर लेके फिर बॉम्बे आ गया था। जी। उससे पहले तो ऐसे धीरे धीरे लोग आते गए। सो इरफान भाई के साथ आपने अंग्रेजी मीडियम, पान सिंह तोमर, ये सभी काम किए। हाउ डू यू मिस हिम? Yeah, I have seen him also when I was in मंडी हाउस। उनका मैंने ड्रामा स्कूल में भी प्लेस देखे हैं, फिर बाहर निकल के भी प्लेस देखे हैं, और फिर वो बॉम्बे आ गए थे। बहुत मेहनती, बहुत अलग किस्म के एक्टर थे, ज़हीन किस्म के, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे। ये कुछ ना चिंतन वाले एक्टर जो होते हैं, नसीर भाई और इरफान भाई,
जी पंकज कपूर, ये कुछ अलग ब्रीड के एक्टर्स हैं जी जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ वो हर वक्त सोचते रहते हैं वो कैसे करें उसको, नया कैसे करें, नया कैसे करें। जी बहुत सिंपलिसिटी में कुछ नया कर लें, जी कैसे करें। उस तरह के ये एक्टर्स हैं। जी। और इरफान भाई का तो बड़ा विटी सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। मतलब वो हमारे साथ क्रिकेट प्रैक्टिस किया करते थे, तो एक दिन उनको फोर्स किया कि आप मैच खेलिए। बोला अरे नहीं यार, नहीं खेलना पड़ेगा। तो खिलाया और पहले ओवर में ही उनको बहुत पास में खड़ा किया था, बॉल ऊपर गई और कैच करने नीचे आए, वो इधर बॉल इधर। तो बेचारे स्ट्रेस में आ गए पूरे मैच में। बोले यार नहीं, मैं तो बाहर जाके बैठूंगा। तो बाद में हमको भी थोड़ा कीड़ा था, हमने पूछा इरफान भाई वो कैच कैसे छूट गई? तो बोले यार हम बचपन में पतंग उड़ाया करते थे और पतंग लूटा भी करते थे, और पतंग जब लूटने जाते थे हम डोरी पकड़ा करते थे। तो जब बॉल ऊपर थी तो हम डोरी पकड़ने चले और वो छूट गई। इस लेवल का उनका, क्योंकि हाँ मतलब वो एक देखिए, एक पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसी का रिफ्लेक्शन आपकी जी आपके काम में आता है। जी समटाइम कोशिश की जाती है एक्टर की तरफ से। मैं ख़ास कर ये कोशिश करता हूँ कि पिछले कैरेक्टर का कुछ ना दिखे इस वाले में, उसका ना दिखे उस वाले में। किसी हद तक वो कामयाबी मिल जाती है, कई बार नहीं मिल पाती है। तो ऐसे ही ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें कुछ फिक्स कर नहीं सकते आप। जी जी जी। सत्यमेव जयते में जॉन अब्राहम के साथ आपने शायद वो सत्यमेव जयते एक दो ही सीन थे, वो तो ज़्यादा कोई ख़ास था नहीं, आ गया ठीक है चलो। हाँ, मतलब उस तरीके के भी रोल्स कभी कभार करने पड़ते हैं एज एन एक्टर, कर लेने चाहिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन टुडेज पीआर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग? मतलब आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि एक्टर्स जो हैं वो वहाँ से छाने जा रहे हैं। नहीं, वो बेसिकली तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखिए इंडस्ट्री के अंदर काम वही या रुक वही पाता है, टिक वही पाता है जिसमें कुछ करने की सलाहियत है। जी नहीं तो फिल्टर लगे हैं, अपने आप छन के नीचे आ जाते हैं। जी सही बात है। तो आप आने वाले तो बहुत लोग हैं। जी अब ये कह लीजिए कि भाई जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसको एक्टिंग करवा ली जाए, जी तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी तो मुद्दा है। जी राइट। फॉलोवर तो चाहे पूरी दुनिया, उससे क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि ऐसा होने लगेगा अब कि जिसके फॉलोवर ज़्यादा है उसको आपने रोल दे दिया और फिल्म चली नहीं। जी तो फिल्म तो काम कैसा किया है उस पर चलेगी ना। जी मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो, पर ये है कि हाँ हमारे काम करने के उसमें और समाज में या किसी में इस तरह की चीज़ें आती हैं, फिर वो ख़त्म भी हो जाती हैं। जी हर चीज़ का एक्सेप्टेंस है, जी लेकिन होने के बाद जब वो नहीं चल पाती हैं तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। जी जी राइट। तो ऐसा तो चलता रहेगा। So you are the product of the old age TV, then you're the product of evolution of TV, then you're the product of evolution of cinema, by the way. Then आज आप evolution of OTT में भी सक्रिय हैं। आज वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छे अच्छे हम कंटेंट देख रहे हैं और उसमें आप काम कर रहे हैं। फर्जी में आपने जो OTT जो थी, फर्जी में I mean, do you feel any creative difference between cinema and OTT? प्रोसेस तो सेम ही है, टेक्निकलिटी का थोड़ा फ़र्क है टीवी और OTT और फिल्म में। OTT और फिल्म सेम है। जी जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर फिल्म 2 घंटे की है और OTT का एक वेब सीरीज़ 8 एपिसोड का है, 5 घंटे का है अगर, हाँ मतलब अगर 1 घंटे का या 40 मिनट का एक है तो समझ लीजिए 8 घंटे की फिल्म है। जी तो मैं ही समझता हूँ कि जब आप एक फिल्म को 2 घंटे में दिखाएंगे जी तो उसमें आपको और ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आपको क्या क्या दिखाना है। जी लेकिन उसी के लिए जब आपको 10 घंटे मिलते हैं तो यू कैन बी बिट रिलैक्स, बट उसको उतना ही टाइट भी रखना पड़ेगा। जी तो OTT आपको ये चांस देता है कि अपनी बात कहने के लिए आपके पास 10 घंटे हैं। जी
अब आप अच्छे से बढ़िया से बांध के किस तरह से ग्रिपिंग एपिसोड बना सकते हैं। जी बनानी आपको फिल्म ही जी है ना। तो उसका इसलिए देखिए उसका मेकिंग सारा फिल्म का होता है, टीवी का मेकिंग नहीं है। जी जी उसके लिए टेलीविजन सीरीज है, ओटीटी सीरीज जो है वो फिल्म है। राइट। लेकिन ये इसलिए वर्क कर रहा है और इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि वो लोग जो 2 घंटे में अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, अब उनको मौका मिल गया 8 घंटे में कहने 8 घंटे में कहने का। और दूसरे 2 घंटे की फिल्म को रन करने के लिए यू नीड सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। जी लेकिन 8 घंटे की फिल्म को रन करने के लिए आपको अच्छे चाहिए लोग, चाहे नोन हो चाहे अननोन, जी वो अच्छा करने वाले होने चाहिए। जी तो इससे क्या खुल गया है कि जो जिन लोगों को 2 घंटे की फिल्म के अंदर चांस नहीं मिल रहे थे अब मिलने लगे हैं, राइट। और वो अच्छा कर भी रहे हैं। जी जी यू कैन सी। जी और फिर वो वापस फिल्मों में आके भी अच्छा कर रहे हैं। जी तो OTT इज़ अ वेरी गुड यू कैन से टैलेंट लॉन्चर काइंड ऑफ, जी जी स्पेशली फॉर एक्टर्स। राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं, और डायरेक्टर ऑल्सो एंड बाकी अदर टेक्निकलिटीज़ की जो फील्ड है वो भी, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल सकता है। जी और मिल भी रहा है और लोग कर भी रहे हैं। एक्सपोजर भी बड़ा मिल रहा है ना, बड़ा मिल रहा है आपको एक्सपोजर बड़ा मिल रहा है, आपको पूरे वर्ल्ड का एक्सपोजर एक्सपोजर मिल रहा है जो कि शायद सिनेमा भी नहीं मिलता है। अगर आप सिनेमा में है जी वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोजर, जब फिल्म बाहर जाती हैं बाहर दिखती हैं, जी लेकिन OTT का क्या है कि वो आपके हाथ में है। जी दूसरी बात ये है कि सिनेमा पे आपको चल के जाना पड़ता है, ये आपके पास आ रहा है राइट और आप कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। राइट राइट राइट। सो उससे एक बहुत बड़ा एक मार्केट ओपन हुआ है जी। और आज की डेट में जो है वो टेलीविजन भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि आपको सिनेमा जैसा फील देता है। राइट। आजकल तो हो ही गया वैसा। जी। कमल हसन जी के साथ अभी रिसेंटली आपने इंडियन 2 में काम किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कमल हसन साहब जो है ना, वो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे लीजेंड्स अमिताभ बच्चन, श्री धर्मेंद्र और कमल हसन, इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। क्योंकि अब इनके बारे में तो क्या ही कहें, इतनी मेहनत करते हैं लोग, इतना यार, मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते। वो पूरे अपने कंधों पे फिल्म लेके चलते हैं। और ये तब के सिनेमा के लोग हैं, जब सिनेमा था जी, जब सिर्फ आप जो है सिनेमा हॉल पे जाके देखते थे जी, उस वक्त के लीजेंड लोग हैं जी। आज तो फिर भी वो आपके घर तक या टीवी पे या मोबाइल पे या उस पे आते हैं, लेकिन पहले तो आपको जाके देखना पड़ता था। तो वो अपने लिए, अपने काम के लिए वो क्रेज़ पैदा करना, जी, जनरेशन टू जनरेशन आज तक याद रखा जाना, वो अपने आप में एक कमाल की चीज़ है। आपने बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी, तमिल, तेलुगु में भी। हाँ, वो कुछ फिल्में हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6-7 होंगी। एनी डिफरेंस वहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ की इंडस्ट्री में कुछ आपको लगता है? अब तो सब जगह ऑलमोस्ट एक जैसा ही हो गया है। एवरीबडी इज़ प्रोफेशनल नाउ। हमारे यहाँ पे पहले हुआ करता था वो लेट आए हैं, ये एक्टर फलाना नखरे कर रहा है, वो नखरे कर रहा है, अब कुछ नहीं है, सिमिलर ही है अभी जैसा। तो सिमिलर हो गया। सब टाइम पे आते हैं, सब टाइम पे जाते हैं, जी कोई लेट नहीं होता। जी, क्योंकि आज जो है सबको समझ में आ गया कि भैया लेट वेट होने से स्टार नहीं बनने वाले हैं। वो पहले का ज़माना कुछ और था, जी, आदमी पसंद नापसंद पे स्टार बन जाता था, लेकिन मेहनत वो भी करते थे। जी, ठीक है, वो उनका टाइम था, उन्होंने वैसा किया, वैसा ही उनको लोगों ने प्यार भी दिया। जी, और तब तक इंडस्ट्री में चीज़ें फैलती थी, बाहर लोगों को नहीं पता था। जी। ये तो आज मालूम है आपको ना, काका जो है लेट आया करते थे। उस वक्त तो नहीं किसी को मालूम था ये सेट पे लेट आए थे, पर फिल्म तो हिट हो गई उनकी। तो कहानियां हैं बेसिकली। कहानियां तब भी जो है उतनी छपती नहीं थी, मैगजीन भी नहीं होती थी और हमको पता भी नहीं लगता था। सीधी फिल्म ही आती थी ना, और फिल्म अच्छी लगती थी, वेट हो जाती थी। वो काका आए होंगे नहीं आए होंगे, हमें क्या लेना देना। कहानियां हैं, मतलब चल रहे कि काका गए तो लड़कियों ने वो
वो ठीक है, वो तो हैं जी, वो तो है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं जी। बात कर रहा हूँ कि आपके काम को सराहा और पसंद किया जा रहा है। अब फिल्म में कहीं तो लिखा नहीं कि ये 9 बजे की शिफ्ट में 4 बजे आए थे, जी। ऐसा थोड़ी लिखा है। ये बात ऑडियंस तक आज हाथ के हाथ पहुंच जाती है, हाँ जी। ये फर्क है। हाँ, कोई पूछ रहा था ना कि ये सारे के सारे सेलिब्रिटी एयरपोर्ट से जाते कहाँ हैं? हाँ। तो एक मेरा दोस्त है, एक्टर, अभी आया था पॉडकास्ट में, बोलता है कि नहीं वो सिर्फ एयरपोर्ट ही जाते हैं, वहां से फोटो खिंचा के घर आ जाते हैं। सो आपको अपने अभी तक के सारे करियर स्पैन में आपको सबसे पसंदीदा रोल कौन सा लगा, जिसको कमर्शियल यार कुछ सक्सेस मिली? यही कह सकते हैं कि कमर्शियल सक्सेस में तो जॉनी गद्दार है, सरकार है, या फिर ऐसे ही कह लीजिए ओटीटी में ये है वो है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा था, ये तो लोग बताएंगे, जी। हम तो करने वालों में So, हैं। आने वाले फ्यूचर में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? कुछ है, मतलब 1-2 फिल्में करके रखी हैं, कुछ ओटीटी रिलीज पे हैं, कुछ अगले महीने से शुरू होने वाली हैं शूटिंग। अच्छा। 2-4-5 चीज़ें हैं। सो वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर और अच्छे अच्छे कंटेंट हमको आपसे देखने को मिले, और बहुत सारी बातें की आपसे, और धन्यवाद, आपने अपने इनसाइट दिए। आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूत्रधार में आने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सूत्रधार प्रोग्राम है विनीत राय जी का, जिसमें अभी हमने उनसे बातचीत की है, मतलब उन्होंने मुझसे बातचीत की है, ये कह सकते हैं, मेरी जर्नी के बारे में या स्ट्रगल के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। अच्छा लगेगा आपको, सारी बातचीत आप देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातचीत पसंद आएगी, और शायद जो भी मेरी कच्ची पक्की जर्नी रही है यहाँ तक की, उससे कुछ आप आनंद उठाएंगे, कुछ पता नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा कि सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, लेकिन अच्छा लगेगा आप अगर देखेंगे तो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जाकिर हुसैन जी से हमने सीखा कि शिद्दत से काम करो और जो मिलना है वो ज़रूर मिलेगा। स्ट्रगल के बीच में भी अगर हम अपने जुनून के पीछे पूरी तरीके से और लगन से जाते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। और सारे बडिंग एक्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीख भी मिली कि ट्रेनिंग चाहे एक्टिंग स्कूल से हो या ड्रामा स्कूल से हो या ना हो, आपको सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और अपने स्किल सेट को निखारते रहना चाहिए। तो अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक खुद पे विश्वास रखिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।